देखिए सब लोग सेटल हो गए हैं, तो हम लोग अब क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। थोड़ी सेटलमेंट सबकी नहीं रहती, इसलिए मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ तब तक। 2022 का क्वेश्चन है ये। फोन किसी का साइलेंट नहीं हो तो एक बार कर लीजिएगा। और हम लोग अभी क्या है, एफएम का पेपर देख रहे हैं कि किस तरीके का एफएम का पेपर आता है। एफआर वाला उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे, मैंने वो CBKYS वाले में भी दे दिया था और यहाँ पे भी बोला है एक दो बार। अब एफएम वाला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, 2022 का पेपर है और ये क्वेश्चन आपका ग्रुप बी में 10 नंबर का है, ठीक है। और एक रहता ही है हमेशा वर्किंग कैपिटल से। तो अभी हम लोग क्या है, वर्किंग कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग कर चुके हो, कैलकुलेशन भी देख चुके हो। जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस सम्स को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सम्स एक बार देखिएगा, सम्स पढ़ ले रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कुछ लोगों के पास सम्स ना हो तो केयरफुली एक बार सुन लीजिएगा, फिर बाद में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर। तो पहला लाइन तो सिर्फ क्या बता रहा है कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि जनरली रहता है सम्स में कि कितना प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह है। तो मेंशन कर रहा है एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स 64,000 यूनिट्स। एक महीने का सेल्स दिया है 64,000 यूनिट्स एट 20 पर यूनिट, 20 रुपया सेलिंग प्राइस है। The anticipated ratio of the selling price are raw material 40%, labor 30%, budgeted overhead 32,000 पर वीक। मतलब जितना भी आपका प्रोडक्शन और सेल्स दिया है उसमें से आपका मटेरियल है 40% का, लेबर है 30% का और ओवरहेड है 32,000 रुपये। ये डायरेक्ट रुपया में दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन बोला है, ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹8,000 पर वीक। प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर ₹1,92,000 एंड 32,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओवरहेड में हम लोगों का 8,000 रुपया डेप्रिसिएशन है। एक बात अगर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट होगा तो याद आएगा। हम लोग वर्किंग कैपिटल में निकालते हैं कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ पर कितने कितने दिनों के लिए ब्लॉक होंगे, उसी के लिए हमको कैश रखना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों का कोई कैश ब्लॉक नहीं होता। ये बात आप लोग क्लास 11 से जब डेप्रिसिएशन पढ़े होंगे तब से सुनते आ रहे होंगे। फिर से बोल दूं मैं, जब डेप्रिसिएशन होता है तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों का कोई कैश ब्लॉक नहीं होता। जैसे आप एक बेंच पे बैठे हो, ये फर्नीचर हमने खरीदा था 8,000 रुपया पर पेयर। आज 12 साल के बाद इसकी प्राइस हो गई होगी कितनी, 3,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 12 साल में डेप्रिसिएशन हुआ इस फर्नीचर का, उस डेप्रिसिएशन के लिए ऐसा तो नहीं हुआ कि हर साल हमारा 800 रुपया निकल के जा रहा हो मेरे पास से। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए क्या है, जनरली जो जनरल एजम्पशन होता है हम लोगों का,
डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों का ना कोई पैसा ब्लॉक नहीं होता। जैसे 12 साल से जो फर्नीचर का वैल्यू घटता गया, तो ऐसा तो नहीं है कि हर साल 500 रुपया मेरे पास से निकल रहा हो कि ये इस साल का डेप्रिसिएशन है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन है। समझ रहे हैं मेरी बात? डेप्रिसिएशन में हमारा कैश मेरे पॉकेट से निकल के ब्लॉक नहीं होता, इसलिए मैं स्पेशली डेप्रिसिएशन को वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए कंसिडर नहीं करता। तो जब हम ओवरहेड का कॉस्ट लेंगे तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन इसका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से करेगा तो आपका आंसर डिफर हो जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली डेप्रिसिएशन को वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए कंसिडर नहीं करता। और मेरे सोच वाले जो टीचर होंगे, मेरे सोच वाले जो लोग होंगे, जैसे अभी विनीत ऐसा देख रहा है, हाँ तो क्या आप ही का सोच फॉलो करेंगे क्या? हम अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे 5 टीचर को देखोगे तो उसमें से जनरली 3 लोग क्या करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो ज़्यादातर मेजोरिटी लोग थॉट फॉलो करते हैं वही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा अकेले का एजम्पशन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि कभी कभी जब टीचर ये बोलता है ना कि मैं इस चीज़ को ऐसे लेके कर रहा हूँ या मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ, आप दूसरा फॉलो करोगे तो आपका आंसर अलग आ जाएगा। जब टीचर ये बात बोलता है तो कभी कभी किसी स्टूडेंट को ये भी लग सकता है अच्छा ये फॉलो करता है ऐसे, मतलब जरूरी नहीं है ये ऐसे करना है, हम दूसरा भी करेंगे। आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रोसेस, वो मेरा अकेले का सोच नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, उस एजम्पशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या है। प्लांट स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल 1,92,000, मतलब 1,92,000 का रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है, एंड 32,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, और 32,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स का रखा हुआ है। ठीक है, आगे कुछ और इंफॉर्मेशन है। जो लोग वर्किंग कैपिटल का किए होगे, अगर एक भी सम्स किए होगे तो देखे होगे कि सम्स में हमारा कुछ ब्लॉकिंग पीरियड या लैग पीरियड दिया रहता है, देता है ना। तो अब आगे लैग पीरियड बता रहा है आपको सम्स में कितने लैग पीरियड की जरूरत होती है, कम से कम 5, है ना। एक्सक्यूज मी, कितने लैग पीरियड की जरूरत होती है? 5। वो जो साइकिल मूव करता है उसके हिसाब से सोचो। स्टोरेज पीरियड, प्रोसेसिंग पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड और क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, 4 हुआ। और एक रहता है क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, या फिर हम लोग लेबर से काम कराकर उसका पैसा रोक कर दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज या लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो टोटल हमको कितने लैग पीरियड चाहिए होते हैं? 5। इस सम्स में 3 दिया है। मटेरियल विल स्टे इन प्रोसेस 2 वीक, प्रोसेस का दिया है 2 वीक का, स्टोर का नहीं दिया है, ध्यान रखना। अगर आपको पूरा कैलकुलेशन का प्रोसेसिंग पता है तो सम्स पढ़ के ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको सम्स बनाने के लिए चाहिए, उसमें से क्या क्या सम्स में है और क्या क्या नहीं है। तो जो जो नहीं होता है वो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में मूव करेंगे, है ना। तो हम लोगों को चाहिए रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, स्टोरेज पीरियड नहीं दिया है। सम्स में क्या दिया है? प्रोसेसिंग पीरियड, कितना? 2 वीक। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स दिया है 4 वीक, और क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स दिया है 5 वीक। ठीक है, नीचे लिखा है 20% ऑफ द सेल्स में बी एज्यूम अगेंस्ट कैश, मतलब जितना भी सेल होगा उसमें से 20% कैश का होगा। क्रेडिट में कितना होगा तब? 80%। 100 में 20% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 80%। ये ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगा सम्स में। और लास्ट में एक लाइन लिखा है कैश एंड बैंक इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। जो लोग लास्ट क्लास वाले सम्स में थे वो लोग देखे होंगे कि हम लोग पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में एक लाइन ऐड करते हैं, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज बोल के करते हैं। तो पिछले दिन जो सम्स हुआ था उसमें रिजर्व फॉर कंटिजेंसी सम्स में डायरेक्ट दे दिया था, अमाउंट ही दे दिया था 75,000। समझ रहे हैं मेरी बात? कभी कभी अमाउंट डायरेक्ट दे देगा तो आपको डायरेक्ट अमाउंट जोड़ देना है, नहीं देगा नहीं जोड़ना है।
और कभी कभी परसेंटेज में दे देगा। जैसे ही सम्स में लिख दिया है कि नेट वर्किंग कैपिटल का 10% आपको रिजर्व में ऐड करना है, ठीक है। तो वो लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे। और लास्ट में एक अजम्पशन दिया है, assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead are accrued similarly, ठीक है। अब इस पूरे थॉट के ऊपर हम लोग ये कैलकुलेशन देख रहे हैं। आप लोग एक एक करके स्टेप वाइज देखिएगा। जहां तक लिख लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिख लीजिएगा। पहले मैं कैलकुलेशन पूरा कर लूंगा, आप लोग थोड़े थोड़े कैलकुलेशन करके हमको बताइएगा। जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप बाकी का आगे लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यूनिट्स निकाला, क्योंकि आप ये चीज नोटिस की होगी जब सम्स पढ़ रहे थे तो हमारा मंथली प्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, मंथली प्रोडक्शन या सेल्स 64,000 यूनिट्स, लेकिन नीचे का जो लैग पीरियड था वो किसमें था, वीक में। तो हमने इसको क्या किया, वीक में कन्वर्ट कर लिया। इजी है। वीकली प्रोडक्शन या सेल्स निकालिए 64,000 डिवाइडेड बाई 4। एक महीना में 4 वीक ही होता है। ये जनरल थॉट है, आप ये ना बोलिए 5 भी तो हो सकता है। जो जनरल थॉट होता है उसी पे कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? मन में तो आ ही सकता है कि 5 वीक भी तो होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना होता है, 4, इसलिए कैलकुलेशन क्या होगा, 4 पे होगा। तो कितना आ गया, 16,000 यूनिट्स। ये आ गया हमारा वीकली। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ले लिए। रॉ मटेरियल 16,000 यूनिट्स है, दिखाइए आपको, और सेलिंग प्राइस सम्स में कितना दिया हुआ था, 20। तो 16,000 इंटू 20 रुपया करोगे तो पूरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3,20,000, जिसमें से सम्स में बोला था कि 40% मटेरियल का खर्च है। तो 3,20,000 का 40% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1,28,000। इसी तरीके से लेबर का लिए 16,000 इंटू 20, और लेबर का कॉस्ट कितना था, 30%, तो 96,000 आ गया। और ओवरहेड में सम्स में डायरेक्ट अमाउंट दे दिया था 32,000, जिसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके लिए कितना, 24,000, ठीक है। ये तीनों ऐड करके आ जाता है हम लोगों का टोटल कॉस्ट। सेल सम्स में दिया हुआ है 16,000 यूनिट्स 20 रुपया करके, कितना, 3,20,000। तो सेल्स में से आप टोटल कॉस्ट घटा दोगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, कितना, 72,000, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर, मतलब वो सेल्स और कॉस्ट दोनों का डिफरेंस करके बैलेंस करके लिखा गया है। समझ रहे हैं? जो लोग सम्स किए होंगे लास्ट डे वाला, वो लोग देखे होंगे हम लोग यहीं तक का कैलकुलेशन करके अपना ये फॉरकास्टिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। लेकिन इस सम्स में 2 लाइन और लिखना पड़ा हमको। किस चीज के लिए? क्योंकि जब मैं सम्स पढ़ रहा था तो ही मैंने कहा कि हम लोगों को कैलकुलेशन में 5 लाख पीरियड चाहिए होता है ना। कम से कम 4 तो चाहिए ही, एक नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन वो 5 या 4 लाख पीरियड चाहिए। और सम्स में हमको दिखा था कितना, 3, तो 2 मेरे को निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए कैलकुलेशन लिए हैं। फॉर्मूलाज आपको फर्स्ट डे ही लिखवाया गया था इस चैप्टर का, एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड सम्स में नहीं दिया था, है ना, तो कैसे निकालें? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये सम्स में दिया हुआ है कितना, 1,92,000 डिवाइडेड बाई वीकली रॉ मटेरियल कॉस्ट, कितना निकला रॉ मटेरियल कॉस्ट, 1,28,000। तो 1,92,000 जो स्टोर में है डिवाइडेड बाई 1,28,000 किए तो आया 1.5 वीक। और ऐसे ही निकाल लिए फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड के लिए लिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स, ये सम्स में दिया हुआ था 32,000 यूनिट्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर वीक इन यूनिट्स, प्रोडक्शन पर वीक हम लोगों ने कितना निकाला है, 16,000 यूनिट्स, दिख रहा है। और ये डिवाइड करके कितना आया, 2 वीक्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सी बात है, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो बता दूं मैं। सुन रहे हैं? ये ऊपर वाला जो कैलकुलेशन हुआ था रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का, इसमें दोनों फिगर किसका लिया गया था, अमाउंट का, समझ रहे हैं। और फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड में जो दोनों फिगर लिया गया था ऊपर नीचे, ये दोनों किसका लिया गया है, यूनिट्स का। तो ये आपको केयरफुली ध्यान में रखना होगा कि अगर फिनिश गुड्स का भी अमाउंट दिया होता सम्स में, तो हम लोग इसको भी डिवाइड करते हैं किससे, अमाउंट से।
जब कैलकुलेशन होती है ना तो फिगर इक्विवेलेंट होना जरूरी है। इसका किस में दिया था, रॉ मटेरियल का अमाउंट में, इसलिए हम लोग यहाँ से 1,28,000 लेकर डिवाइड किए। लेकिन फिनिश गुड्स का जो इंफॉर्मेशन दिया था वो किस में दिया था, यूनिट्स में, तो हम लोग उसका जो डिवीजन किए वो यूनिट से लेकर किए। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर फिनिश गुड्स का भी वो अमाउंट दे देता, सपोज करो यहाँ 32,000 यूनिट्स नहीं देकर अमाउंट दे देता, तो फिर फिनिश गुड्स का कौन सा अमाउंट से डिवाइड करते हैं, बता सकते हो? बताई गई है ये बात आप लोगों को। अगर फिनिश गुड्स का भी वो यहाँ अमाउंट दे देता 32,000 यूनिट्स की जगह, तो आप किस अमाउंट से डिवाइड करके निकालते? क्योंकि अमाउंट रहता तो अमाउंट से ही डिवाइड होता। उतना जरूरी नहीं था। तुम्हारे पास यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है, किसका अमाउंट लेते हैं हम लोग पता है, टोटल कॉस्ट का। समझ रहे हैं? लॉजिक आप सोचो क्या होगा, फिनिश गुड्स में जो माल पड़ा होगा उसमें तो पूरा खर्चा जुड़ा होगा ना। फिनिश गुड्स में जो माल पड़ा होगा उसमें तो पूरा खर्चा जुड़ा होगा। और तुम लोग फॉर्मूला जाकर एक बार देखना, अभी तक नहीं पढ़े हो, डेट पोस्टपोन हो गया इसीलिए। फॉर्मूला जाकर देखिएगा फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, तो उसको आपको डिवीजन में दिखेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या टोटल कॉस्ट रहेगा उसी से हम लोगों को डिवाइड करना होता है। समझ रहे हैं? तो ये अगर यूनिट में नहीं देके अमाउंट में दिया होता तो मैं इसको भी डिवाइड करता किससे, अमाउंट से, और कौन सा अमाउंट लेता, टोटल कॉस्ट वाला जो अमाउंट है वो लेता। ठीक है, ये सब ध्यान में रखने की बातें होती हैं। क्वेश्चन में यही थोड़ा बहुत चीज चेंज करता है, उसके बाद आपको लगेगा कि ये क्या चेंजेस कर दिया, बहुत ज्यादा ही चेंजेस हो गया, क्वेश्चन जिस टाइप का किए थे वैसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, लाइन थोड़ी बहुत बदली जाती है, समझे? और वो आप केयरफुली सारी बातें याद नहीं रखते, इसलिए आप वहां पर एट ए टाइम सोच नहीं पाते। आपकी प्रैक्टिस कम रहती है इसलिए आप वहां पर सोच नहीं पाते, समझे? तो आपको अभी आगे के कैलकुलेशन में जाने से पहले एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना 2022 का, पिछले साल का ही है। आप घर में जाके, अभी मत पेज पर पढ़ाना कोई भी, घर में जाकर तुम मेरे मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखना, समझे? क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो उस 3 क्वेश्चन में से ही तुमको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, समझे? सिर्फ फिगर इसका डबल किया हुआ है, पूरा का पूरा लाइन आपको एकदम वैसे ही मिलेगा, सिर्फ फिगर ये जो पेपर में आया था डबल किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो मटेरियल मैंने 2022 के एग्जाम के बाद बनाया, समझ रहे हैं मेरी बात? वो मटेरियल मेरी पुरानी है, जितना पुराना मैं हूं और मैं कितना पुराना हूं आपको पता है ये बात, समझे? चश्मा उतारेंगे तो अनुभव दिखाई दे देगा। सही बात है। और ऑनलाइन अभी आए ना भाई, जमाना गुजर गया हमारा, तो मटेरियल बहुत पुराना है मेरा और क्वेश्चन एकदम वहीं से उठाया है। आप जाकर देख लीजिएगा, मिला के देख लीजिएगा, खाली फिगर को डबल किया। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, जब पिछले साल, और मैं जब आपको लीवरेज और कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन कराऊंगा ना इसकी, उस समय भी तुमको मैं दिखा दूंगा कि मेरे मटेरियल का कौन सा नंबर क्वेश्चन से वो क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ फिगर और अमाउंट और 1-2 लाइन चेंज किया गया है, नहीं तो पूरा एकदम वैसे ही उठाकर क्वेश्चन मिलेगा, समझे? लेकिन दिक्कत क्या है पता है हमारे साथ में, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को मैंने यही बात बताई कि आप मटेरियल में से मेरा कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, चीज हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, जो चीज हमारे पास होती है ना हम लोग उसका वैल्यू कम करते हैं। सीधी सी बात है, घर का मुर्गी दाल बराबर। मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? घर का मुर्गी। कोई बात नहीं है, सावन चल रहा है तो चर्चा तो कर ही सकते हो, समझे ना? ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो जितनी चीजें आपको कराई गई है, आप अगर उसको थोड़ा फोकस करके प्रैक्टिस करें, आपका काम चल जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा एकदम फिगर टू फिगर, वो नहीं बोल सकता है कोई भी। एक्सेप्शनल थॉट होता है 1%, लेकिन 90% हम आपको एश्योर्ड कर सकते हैं कि जितना आपको कराया गया, अब उसको प्रैक्टिस अगर करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी और आपका काम पेपर में उससे हो जाएगा।
हम लोग देखो आगे का कैलकुलेशन में आते हैं एक बार। ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं फोरकास्टिंग कैसे किया गया है। तो फॉर्मेट आप लोग स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट लिख लोगे, फॉर्मेट बना लोगे लाइन खींच के, है ना। अब हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना। पहला हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल, इसमें लिए इन स्टोर, है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये लैग पीरियड तो लिख दिए हम लोग, स्टोर का यहाँ निकाले थे 1.5, प्रोसेस का सम्स में दिया था, फिनिश गुड्स का यहाँ निकाले 2 वीक, क्रेडिट टू डेटर सम्स में दिया था, ये जोड़कर कितना आएगा 4 2 6 2 8 1 9 9.5, और क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स सम्स में हम लोगों का दिया है 5 वीक, ठीक है। माइनस करके आ गया नेट ब्लॉक। अब हम लोग क्या करते थे, ये जो रॉ मटेरियल है 1,28,000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 1,28,000 इंटू 1.5 कितना आ रहा है 1,92,000, हाँ। इसके बाद इंटू 2 2,56,000, ठीक है। फिर इंटू 2 करेंगे तो 2,56,000 आएगा, और फिर इंटू 4 करेंगे। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक बात बतानी है, याद आएगा आपको। यहाँ पर हम लिख क्या रहे हैं, कैलकुलेशन यहाँ दिखा दे रहे हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 1,28,000 इंटू 4, ये डेटर वाला किए, और इंटू करेंगे 80%। क्यों 80% किए, क्योंकि 20% तो कैश सेल्स है, दिया था सम्स में। तो जब 20% कैश सेल्स होगा तो 80% ही तो क्रेडिट सेल होगा, और डेटर के पास मेरा कौन सा पैसा ब्लॉक होगा, जो मेरा क्रेडिट सेल वाला होगा, समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग इंटू 4 करके क्या करेंगे, इंटू 80%, कितना आएगा 4,09,600, और क्रेडिट बाई क्रेडिटर्स 1,28,000 इंटू 5 कर दो 6,40,000। अब यहां सुनना, एक और बात आपको याद दिलाऊं, ये चारों को हम लोग ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, यही बात मैंने कही थी लास्ट वाले सम्स में भी, है ना। ये चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। उस दिन मैंने एक और बात कहा था कि तुम 1,28,000 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। उस दिन वाले सम्स में मेरा फिगर सेम आ रहा था, लेकिन आज देखोगे तो मेरा फिगर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आज यहां पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसीलिए कभी भी ना लास्ट वाला जो नेट ब्लॉक है उससे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाओगे कि 1,28,000 इंटू 4.5 कर दे, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाओगे। क्या करोगे, इन चारों को ऐड करोगे और इस वाले को माइनस करोगे, उसके बाद यहां दिखाओगे, ठीक है। कितना आ रहा है 4,73,600, ऐसा है ना। और तुम अभी 1,28,000 इंटू 4.5 करोगे तो मल्टीप्लाई करके इस सम्स में ये वाला फिगर नहीं मिलेगा, आ रहा है ना अलग। इसलिए हमने कहा था कि हमेशा क्या करोगे, इन चारों को जोड़कर इसको माइनस करके यहाँ पर दिखाओगे। क्लियर है। अब लेबर वाला बताइएगा। तो लेबर वाले में तुम लोग इन स्टोर लेते नहीं है, बोल चुके थे पहले ही कि स्टोर में हम लोग लेबर और ओवरहेड को ब्लॉक करके नहीं रख सकते। तो लेबर का हमारा कॉस्ट यहाँ कितना निकला है 96,000, प्रोसेस में ले रहे हैं। फिनिश गुड्स में कितना आएगा 1,92,000, यही आएगा ना 96 इंटू 2, और डेटर्स के पास कितना लोग है 96,000 इंटू 2 इंटू 80%, कितना आएगा, हाँ इंटू 4 है डेटर्स में, सही बोले, डेटर्स में इंटू 4 है। और आ रहा है किसी का 3,07,200,
ठीक है। और लैग इन पेमेंट इसका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो जब लैग इन पीरियड कुछ भी नहीं है तो हम लोग सिर्फ इन तीनों को ऐड करेंगे और टोटल में लिख देंगे। 5,95,200। एक मिनट, 2 7 2 9 10, हाँ 5,95,200 ये हमारा किसका आ गया, लेबर का। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ओवरहेड का बताना है। पहले मैं लिख देता हूँ नंबर 3 ओवरहेड इन प्रोसेस। अच्छा ये बात भूले नहीं होना तुम लोग कि हम लोग प्रोसेस यहाँ जितना दिया रहता है उसका हाफ लेते हैं लेबर में और ओवरहेड में, है ना। और मैंने पिछले दिन क्या कहा था, ये एक जनरल एजम्पशन है, वो वाली एजम्पशन अगर सम्स में लिखी है तो आप फॉलो करोगे तब तो मैंडेटरी हो गया, और अगर नहीं लिखी है तो भी आप उस एजम्पशन को फॉलो करके सम्स बना सकते हो। आप बोलोगे कहाँ लिखा है सम्स में, सम्स का लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ा था वो यही एजम्पशन था। क्या लास्ट लाइन लिखा था, assume that the production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead are accrued similarly। समझ रहे हैं, जब भी ये लाइन लिखी रहती है हम लोग क्या करते हैं, ये एजम्पशन फॉलो करके तब करते हैं। ठीक है। प्रोसेस के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं इन फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में 2 वीक है, क्रेडिट टू डेटर्स, क्रेडिट टू डेटर्स कितना था 4, तो 4 2 6 और 1 8 होगा, ये हमारा होगा ग्रॉस ब्लॉक। 4 2 6 और 1 7 होगा, है ना। सही है, आप लोग देख रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, मतलब आपका माइंड एक्टिव है, अच्छी बात है ये। और फिर लिखते हैं लैग इन पेमेंट। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड भी कुछ दिया हुआ नहीं था, तो ये हमारा हो जाएगा नेट ब्लॉक। अब ओवरहेड का लेते हैं। ओवरहेड में 24,000 आया था ना कॉस्ट, 24,000 इंटू 1 करोगे 24 होगा, 24,000 इंटू 2 करोगे 48 होगा, 24,000 इंटू 4 करोगे 24,000 इंटू 4 इंटू 80%, है ना। 76,800। और लैग इन पेमेंट कुछ है नहीं, तो इन तीनों को ऐड करके लिख दीजिए। और नंबर 4 हम लोग ले लेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया था आपको कि प्रॉफिट ना हमारा स्टोर में होता है, ना प्रोसेस में होता है, ना फिनिश गुड्स में होता है, वो डायरेक्ट किसके पास ब्लॉक होता है, डेटर के पास। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्रेडिट टू डेटर्स, इसमें सिर्फ आएगा क्रेडिट टू डेटर्स, कितना 4 वीक है। प्रॉफिट हमारा कितना आया था 72,000, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 72,000 इंटू 4 इंटू 80%, कितना आएगा 2,30,400। ठीक है। और भी लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, सही है। इसी को हम लोग टोटल में भी लिख देंगे 2,30,400, और इसके बाद हम लोग सिंपली इसका टोटल कर देंगे। पहले वाला आ रहा है 1,92,000, दूसरे वाला आ रहा है 3,76,000, दूसरे वाला ये बता रहा है 3,76,000। देख लीजिएगा आप लोग भी। तीसरे वाला 4,52,800।
तीसरे वाले में बोल रहा है 4,52,800, 4,52,800। हाँ, ये डेटर वाला कितना आया टोटल? ये 6, 2, 8, 8, 16, 4, 20, 10,24,000। यस सर। और लास्ट का टोटल 14,48,000। 14,48,000 है ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रिचेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी अगर एड लेस डिफर हुआ तो। ठीक है, अब इसमें लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन है। सम से मेंशन किया था 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, सुन रहे हो? ये जो तुम्हारा टोटल ऐड करके निकला ना 14,48,000, टोटल आप लोग फिर से देख लीजिएगा, टोटल आप लोग ही बता रहे हैं, समझे? ओके, ये जो हम लोगों का टोटल ऐड करके आ रहा है, ये मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनल नहीं है। जब इसमें वो कैश फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी ऐड होगा तब मेरा फाइनल वर्किंग कैपिटल आएगा, होगा कि नहीं? तो सम से बोला है कि 10% आपको ऐड करना है नेट वर्किंग कैपिटल का, मतलब जो फाइनल वर्किंग कैपिटल रहेगा उसका। तो अगर तुम इस फिगर का 10% निकाल कर ऐड कर दोगे तो गलत होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए आपको किस फिगर का निकालना है? जो ऐड करने के बाद फिगर आएगा उसका। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि ये 90% है, अच्छा कैलकुलेशन है उसका मैथ्स का। जैसे ये जो ऐड करने के बाद फिगर आएगा ना, वो होगा मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, समझ रहे हैं? दिख रहा है ये पिक्चर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये ऐड करने के बाद आएगा। तो हम लोग अगर इसको 100 मानते हैं तो इसका 10% ऐड करना है, मतलब ये फिगर कितना होगा? 10, रिजर्व वाला। तो इसके ऊपर वाला फिगर कितना होगा? 90, समझ रहे हैं? इस तरीके से सोच कर करोगे। 14,48,000 जो आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 90 का वैल्यू है। तो इसमें से 10 का वैल्यू कितना होगा? इंटू 10 करोगे तो 10 का वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है? किसी ने जो कहा था कि वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 90% को, वो करेक्ट था एकदम। हम लोग इस थॉट से एक नॉर्मल कैलकुलेशन पुट करेंगे और ये फिगर कितना आ रहा है? 1,60,888। 1,60,888। 8 को 9 कर देते हैं लास्ट वाला, ठीक है, पॉइंट में है तो। और अब इसको ऐड करेंगे तो 16,08,889 ये फिगर आएगा, है ना। और ये जो मैंने दिखाया ना, ये दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको समझने के लिए ये बात बताई गई है, ठीक है। और लास्ट में एक नोट लिख दीजिएगा कि द अबव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर फोरकास्टेड ऑन सेल्स बेसिस। ध्यान में होगा ये लाइन। सेल्स बेसिस क्यों बोले? क्योंकि हमने प्रॉफिट ऐड करके तब इसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की है। अगर आप ये प्रॉफिट वाला एलिमेंट ऐड नहीं करोगे, सिंपली ये हटा दोगे, तब जो कैलकुलेशन होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कॉस्ट बेसिस। क्लियर है? एक बार आप लोग फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। मन में कोई डाउट आए तो नोट करने के बाद फिर एक बार पूछिए, ठीक है।